क्या 2027 के चुनाव में मायावती की वापसी संभव है? क्या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक आकाश में वो नीला कलर फिर वापस आ सकता है? आखिर उत्तर प्रदेश में मायावती का क्या भविष्य है, या ये कहें कि देश में मायावती का क्या भविष्य है? ढेर सारे सवाल हैं मायावती की राजनीति को लेके। बहुत से लोगों का ये मानना है कि मायावती जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंप्रोमाइज्ड हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मायावती और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे के सहयोगी के तौर पे देखा जा रहा है। सच क्या है, लेकिन लोक चेतना में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे बैठी है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि मायावती क्या 2027 के चुनाव में कोई विशेष प्रभाव दिखा पाएंगी। क्या मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर पाएंगी? क्या 2027 के बनने वाली सरकार में मायावती की कोई भूमिका होगी? या अगर इसको दूसरी तरह से कहें तो क्या मायावती अखिलेश यादव के बढ़ते हुए कदमों को रोक पाएंगी? क्या गैर भाजपाई वोटों में मायावती कोई डिवीजन कर पाएंगी, कोई बंटवारा कर पाएंगी? ये तमाम सवाल है, और इन सवालों का सरोकार उत्तर प्रदेश में 2027 में बनने वाली सरकार से है। मायावती को बिना डिकोड किए आप 2027 में गैर भाजपा सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी पार्टी और कोई भी लीडर जिसके फॉलोअर्स में, जिसके वोटर्स में, जिसके समर्थकों में, जिसके सिंपैथाइजर्स में अपने नेता को लेकर अगर कोई डाउट आ जाए तो उस नेता का भविष्य अंधकार में होता है, उस नेता का भविष्य शून्य में होता है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर लोक चेतना में ये सवाल गहरा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पे काम कर रही हैं, तो निश्चय ही मायावती के जो समर्थक हैं, मायावती के जो वोटर्स हैं, उनके बीच ये बात बहुत स्पष्ट है। उनके मन में संदेह बहुत गहरा है। ऐसे में मायावती के लिए आगे की राह कठिन होती दिख रही है। दूसरा मामला ये है कि सामान्य तौर पे 2-3 चुनाव के बाद किसी भी पार्टी का जो कैडर होता है, किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, उसका मनोबल गिर जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार अपने समय का और अपने संसाधनों का निवेश कर रहा होता है। निश्चय उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो सरकार आने में उसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी, अपने मन मुताबिक कुछ फ़ायदे चाहता है। और जब वो एक लंबे समय तक लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है और वो सत्ता में नहीं आती दिखती है, या उसके दिखने की संभावना क्षीण हो जाती है, या उसके नेता पे बहुत से डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत से संदेह आ जाते हैं, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता अपने घर बैठ जाता है। हालांकि इसमें एक एक बड़ा हिस्सा उन कार्यकर्ताओं का भी है जो कार्यकर्ता किसी निजी स्वार्थ से ना जुड़ के एक बड़े मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। वो सबअल्टर्न की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, वो दलित मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो नव बौद्ध आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो आजीवक मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग हैं जो एक्चुअली में जिनका ये विश्वास है कि मायावती या बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स सिर्फ एक सामान्य राजनीति नहीं है, वो उनके जीवन का एक उद्देश्य है। उनका निजी स्वार्थ से वो बढ़ के है। जाहिर सी बात है वो कार्यकर्ता तो अभी भी मायावती के साथ हैं, और शायद लगातार सत्ता में बाहर रहने के बावजूद भी मायावती की जो थोड़ी बहुत प्रासंगिकता है वो शायद इसी वजह से है। लेकिन अब मायावती के लिए क्या रास्ते हैं हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, मायावती के लिए एक रास्ता तो बहुत स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के प्री पोल अलायंस के तौर पे चुनाव लड़े। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पे चुनाव के पहले ही वो घोषित कर दें, उनके साथ सीटों का बंटवारा कर लें, तालमेल करें और चुनाव लड़ें। जाहिर सी बात है इससे उनके समर्थकों को हो सकता है इससे नाराजगी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो मायावती के साथ कम से कम ये तो कहेगा कि हमारी नेता चीट नहीं कर रही है, हमारी नेता हमारे जो जो इनके मन में वो कर रही हैं। और देखिए, राजनीति जो है वो दो वर्गों की या दो आइडेंटिटी के बीच के डिस्प्यूट को प्ले करने का नाम है।
हम सभी को पता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, वो उत्तर प्रदेश के ओबीसी को के बीच के यादव और नॉन यादव ओबीसी के बीच के डिस्प्यूट को प्ले करके सरकार आई थी। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, पिछड़ों और अगड़ों के बीच के डिस्प्यूट को प्ले करके वो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के डिस्प्यूट को प्ले करती है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी सवर्णों और बहुजन के डिस्प्यूट को प्ले करती है। जाहिर सी बात है कि जब आप सवर्ण और बहुजन एक साथ एक मंच पे आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनता है। उसके तमाम विरोधाभास हैं, उसके तमाम अपनी चुनौतियां भी हैं, उसमें तमाम तरह के खतरे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मायावती चुनाव के पहले घोषित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती हैं तो भाजपा को और मायावती दोनों को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन हमें एक दूसरा पक्ष भी समझना होगा, और जो खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, असल में कांग्रेस 2024 के चुनाव के कुछ आंकड़ों का हवाला दे रही है और उससे बहुत उत्साहित है। कांग्रेस का ये मानना है कि 2024 में जहां जहां कांग्रेस का कैंडिडेट था, उन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को दलितों का जो वोट प्रतिशत था वो बहुत बढ़िया मिला समाजवादी पार्टी की तुलना में। मतलब जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहां दलितों ने मायावती या दूसरे विकल्प चुने। कुछ जगहों पे भाजपा के पक्ष में भी गया, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तुलना में दलितों के लिए अपने आप को ज़्यादा बेहतर स्थिति में पा रही है। तो एक बात, अगर इस आंकड़े को थोड़ा अगर विश्वसनीय माने तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस भी दलितों के लिए प्रयास में लगी हुई है। पिछले लंबे समय से अखिलेश यादव की राजनीति और अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीतिक तौर पे जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वार खोले गए, उससे ये बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे दलितों या जो बसपा का वोटर है उसके बीच अखिलेश यादव की स्वीकार्यता बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोटर में सेध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में मायावती के सामने एक और बड़ी चुनौती है। वो बड़ी चुनौती ये है कि चंद्रशेखर जैसे नेताओं का उभार, जिन्होंने मायावती के पैरेलल दलितों को लेकर, खासकर युवाओं को लेकर वो जिस तरह की आक्रामक रणनीति है, उसमें बहुत सी युवाओं का चंद्रशेखर के साथ जुड़ना स्वाभाविक है। बुजुर्ग वोटर जिस तरह से मायावती को लेके एक खास तरह की निष्ठा, एक खास तरह की आस्था में बंधे थे, या कांसीराम जी की जो पॉलिटिकल थियरी थी, उस तरह से युवा वोटर नहीं देख रहा है चीज़ों को। वो अपने आप को तमाम ऑप्शंस के बीच पा रहा है। उसके लिए अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी और मायावती वो तमाम ऑप्शंस में बटा हुआ है। खासकर जो मेन स्ट्रीम हिंदू एक अप्रोच है, उस दृष्टि से भी वो अपने आप को देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी खासकर जो संघ का अप्रोच था या सावरकर का अप्रोच था, जिसमें हिंदुओं की एकजुटता एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने के लिए ज़रूरी है। आप याद रखिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है, महात्मा गांधी का जो हिंदुत्व है उसकी तुलना में संघ और सावरकर का हिंदुत्व ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। इसीलिए जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो शंकराचार्य विरोध करते हैं। एक्चुअली में संघ और सावरकर की जो अप्रोच था कि एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने के लिए, खासकर इस्लाम के विरुद्ध एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने के लिए, हिंदुत्व को अपने तमाम विभाजनकारी इस तरह के अप्रोच को छोड़ना होगा। हिंदुओं में जो तमाम जाति पाति और वर्ण व्यवस्था, इसको खत्म होना होगा। दलितों को, चाहे सामान्य वर्ग के लोगों को, चाहे पिछड़े जिनको सो कॉल्ड हम कहते हैं, उनको एक धरातल पर आके, एक मंच पे आके एक नई नींव बनानी होगी। और इसी दृष्टि से वो इस्लाम के विरुद्ध एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक राजनीतिक सत्ता के तौर पे उभर सकते हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी और संघ की ये रणनीति जो है वो मायावती की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोड़ा है, या मायावती जैसी पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के लिए। इसीलिए
आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में दलित राजनीति के तमाम चेहरे धीरे धीरे एक तरह से आ, ये कहा जाए कि पटाक्षेप में जा रहे हैं, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस रणनीति और जिस कदम के साथ आगे बढ़ी है उसमें हिंदुत्व का ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा प्रगतिशील और ज़्यादा समावेशी चेहरा दिख रहा है। तो ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि मायावती के लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे उत्तर प्रदेश में फाइट कर पाना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक ढांचा है या जो उसकी वैचारिक शाखा है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसके जो राजनैतिक डॉक्ट्रिन, पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के जनक हैं या जिसका उत्स भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़ता है, विनायक दामोदर सावरकर, वो स्वयं में मानते थे कि एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने के लिए, एक राजनीतिक सत्ता बनने के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। और इस एकजुट में ब्राह्मणिक अप्रोच या जो सामंती दृष्टि है वो एक बहुत बड़ी बाधा है। इसीलिए संघ जब आज एक समावेशी हिंदुत्व के बारे में दृष्टि रखता है तो उसके पीछे एकमात्र वजह ये है कि उसको पता है कि अगर हिंदुज़म को एक पॉलिटिकल एंटिटी बनना है तो उसको तमाम तरह के दुराग्रह, तमाम तरह की बुराइयां, छुआछूत और दूसरे जो हिंदू धर्म की जो कमियां हैं उनसे मुक्त होना होगा। उसके पीछे कोई मानवीय अप्रोच से ज़्यादा एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने की महत्वाकांक्षा है, एक राजनैतिक महत्वाकांक्षा है जो इसके बिना संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, जब योगी जी बोलते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसका मतलब क्या है? हिंदू अगर जातियों में बटेगा, सांप्रदायों में बटेगा तो एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं बन पाएगा। वो खासकर जो उनके एनिमी हैं, जिसको आरएसएस या भाजपा या जो जिस दृष्टि से देखते हैं, जो नॉन हिंदू हैं, उनके आगे वो सरेंडर कर देगा, एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो ज़्यादा समावेशी है, वो सर्वग्राही है और वो ज़्यादा प्रगतिशील भी है। मायावती की असल चुनौती इस दृष्टि से लड़ने की है। क्या मायावती दलितों को आरएसएस की इस सर्व समावेशी जो एक पूरी रणनीति है उसके चुंगल से या उसके एक तरह से उसके एक सॉफ्ट कॉर्नर से, उसके उस समावेशी अम्ब्रेला से बचा पाती हैं? क्या अपने वोटर को सुरक्षित रख पाती हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो हैं ही, जो लगातार मायावती के वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही हैं। आज के कोजागरी संवाद में इतना ही। आप सभी कोजागरी को बहुत प्रेम दे रहे हैं। हमें सब्सक्राइब करें, हमें अपने विचार साझा करें और हमारी कमियां भी बताएं। नमस्कार।